हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री। और इससे पहले हम अपने 35 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो सभी लेक्चर देखने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था औरंगज़ेब के बारे में। जो औरंगज़ेब के बारे में हमने पढ़ लिया था कि नॉर्थ इंडिया में उसने कौन कौन सी बैटल लड़ी थी। आज हम देखेंगे साउथ इंडिया की बैटल्स, कि साउथ इंडिया में उसने कौन कौन से रिवॉल्ट किए थे। तो सबसे पहले देखते हैं बीजापुर। ठीक है, जब उसने बीजापुर को कैप्चर कर लिया था, कौन सी ईयर में किया था? 1686 में। लीडर कौन था? सिकंदर आदिल शाह। और कॉजेज़ क्या थे उसके? जो वॉयलेशन थी ट्रीटी की, मतलब उन्होंने कोई संधि की हुई थी उसके साथ और वो उसको उसने वायलेट कर दिया था, तो इसलिए वो एक रीज़न बना था जिस वजह से बीजापुर को एनेक्स कर लिया गया था। फिर उसके बाद गोलकोंडा। यहाँ पर कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, इसको से जो ये गोलकोंडा था ये इसलिए छीना गया था क्योंकि ये मराठाओं की हेल्प कर रहा था। ठीक है, और जो औरंगज़ेब था वो मराठाओं के खिलाफ था, तो उसके इसी हेल्पिंग एटीट्यूड को देखते हुए उससे जो गोलकोंडा है उसको छीन लिया था। मुगल मराठा स्ट्रगल, इसकी बिगनिंग कब हुई थी? 1686 में। और लीडर्स थे यहाँ पर संभाजी, राजा राम और ताराबाई। तो यहाँ पर भी वही था कि जो मराठास थे उनकी पावर काफ़ी बढ़ने लगी थी। उसी चीज़ को देखते हुए जो औरंगज़ेब था उसने इस रिवॉल्ट को यहाँ पर लड़ा था साउथ इंडिया में। आगे देखते हैं। औरंगज़ेब ने, जैसे हमने कहा कि जिसका शुरुआती दौर था वो सारा नॉर्थ इंडिया में ही था, उसने काफ़ी टाइम दिया नॉर्थ इंडिया को। लेकिन आफ्टर 1682 उसने क्या किया? अब वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया? साउथ में शिफ्ट हो गया। कम से कम 25 साल तक वो वहीं पर ही रहा अपने डेथ के टाइम तक, क्योंकि अब उसे नॉर्थ इंडिया की साइड से तो इतना खतरा नहीं रहा, लेकिन साउथ में क्या था? जो मराठास थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मराठा किंग थे वो थे शिवाजी। और शिवाजी बहुत ही बड़े एनिमी थे औरंगज़ेब के। औरंगज़ेब कभी भी मतलब नहीं चाहता था कि जो मराठास हैं उनकी ज़रा भी पावर बढ़े। So when Aurangzeb could not eliminate him, he conspired in 1665 with जयसिंह of अम्बे, सॉरी एक राजपूत थे, मतलब ये जो जयसिंह थे ये अंबर के। और जो औरंगज़ेब थे, मतलब जो औरंगज़ेब था वो कभी नहीं चाहता था कि मराठा की पावर बढ़े। तो इसने क्या किया? इसने जो जयसिंह थे, क्योंकि जो जयसिंह थे और जो शिवाजी थे उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, तो इसीलिए उसने जयसिंह का सहारा लिया। और क्या किया? जो शिवाजी थे उनको फंसाने की एक मतलब पूरा प्लान तैयार किया। और उन्हीं के कहने पे, शिवाजी के कहने पर ही, सॉरी शिवाजी नहीं, जयसिंह के कहने पर जो शिवाजी थे वो इस बात को मान भी गए और वो औरंगज़ेब के कोर्ट तक आ गए। तो औरंगज़ेब ने ये सोचा था कि अगर वो वहाँ पर जाएंगे उनको ढूंढने के लिए शिवाजी को, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको वहाँ से पकड़ना। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि वो उन्हें अपने कोर्ट में बुला लेते हैं, और उसके लिए उन्होंने हेल्प ली जयसिंह की। और जयसिंह की बात पे विश्वास करके शिवाजी औरंगज़ेब के कोर्ट में आ भी गए। और यहाँ आते ही क्या किया? औरंगज़ेब ने उनको अपनी कैद में ले लिया। और फिर भी किसी तरह, लेकिन जो शिवाजी थे वो वहाँ से भाग निकले। 1674 में उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मोनार्क भी साथ में क्या कर दिया? प्रोक्लेम कर दिया, घोषित कर दिया। उसके बाद ही डाइड इन 1680 एंड वॉज सक्सीड बाय हिज सन संभाजी। 1680 में क्या हो जाती है? जो शिवाजी है उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद अब उनके बेटे होते हैं जो संभाजी, वो आ जाते हैं, हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगज़ेब। ठीक है, तो लेकिन जो औरंगज़ेब होता है वो उनको भी मार देता है। संभाजी वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर राजा राम। अब संभाजी के बाद कौन आते हैं? उनके ब्रदर, जिनका नाम क्या था? राजा राम। और उनकी डेथ के बाद भी राजा राम की भी डेथ हो जाती है 1700 में। उसके बाद जो राजा राम की जो विडो होती है, उनकी जो विधवा होती है ताराबाई, आगे का मूवमेंट वो संभालती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी को औरंगज़ेब ने धोखे से जयसिंह की मदद लेके अपने कोर्ट में बुलाया, लेकिन किसी तरह से वहाँ से जो शिवाजी थे वो भाग निकले। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मोनार्क घोषित कर दिया। 1680 में जो शिवाजी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे संभाजी आते हैं। उनको भी जो जो औरंगज़ेब होता है वो संभाजी को भी मार देता है। उसके बाद जो संभाजी के बाद उनका जो भाई होता है राजा राम, वो सब कुछ संभालता है। और राजा राम की डेथ के बाद जो उनकी विडो होती है ताराबाई, आगे के सारे मूवमेंट्स को देखती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। द मुगल कॉन्क्वेस्ट रीच द क्लाइमेक्स ड्यूरिंग औरंगज़ेब रीजन। तो क्या हुआ था? जो औरंगज़ेब का टाइम था मुगल टाइम के लिए, कि मतलब जो सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर हुआ था ना,
मुगल एम्पायर में वो औरंगज़ेब के टाइम पे ही हुआ था। बीजापुर, गोलकोंडा सब पूरा साउथ ना एकदम पूरी तरह से सब मुगल के पास चला गया था। औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और जो दौलताबाद होता है वहाँ पर इसको दफना दिया जाता है। इसको जिंदा पीर बोलते थे क्योंकि किसी तरह का कोई शौक नहीं था इनका। एक नॉर्मल जैसे एक लिविंग संत होता है उस तरह से इनकी ज़िंदगी थी, बहुत ही सिंपल रहने वाला आदमी था ये। जजिया को वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। जजिया क्या होता था, एक तरह का हिंदू टेक्स्ट होता था मतलब टैक्स कि जो सिर्फ हिंदू लोगों पे लगाया जाता था। अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब ने वापस से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। द हिंदू मनसबदार मेंटेन देयर हाई प्रपोर्शन ड्यूरिंग हिज रूल। वैसे तो ये कुछ खास हिंदू धर्म को या हिंदू लोगों से कुछ खुश नहीं था ना, उनको इतना कुछ ऐसा मानता था, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे वो हिंदू ही थे इसके कोर्ट में। अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन कैसे होता है। डिक्लाइन इसलिए होता है क्योंकि जो औरंगज़ेब था वो तो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा रूड थी, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों से उसकी बनती नहीं थी। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। द वीक एंड द अनवर्दी सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब केयर नॉट जॉट फॉर द ग्लोरियस एंड द मुगल एम्पायर विच बाबर हैड सो हीरोइकली फाउंडेड। मतलब ये था कि जो सक्सेसर थे औरंगज़ेब के, औरंगज़ेब तक तो सब चलो ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो उसके सक्सेसर आए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो पूरे जो एम्पायर था उसको एक साथ रख सके, है ना, उसको डिफेंड कर सके। जो हुमायूं था वो काफ़ी ज़्यादा मानते कि वो डिफेंडेड थे। अकबर भी काफ़ी वाइज था, और उन्होंने सबने ना अपना जो एम्पायर था उसको हमेशा एक जोड़ के रखा। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। कॉजेज़ थे कि जो औरंगज़ेब के से जो राजपूताना जो संबंध थे, जो डेक्कन से संबंध थे, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, वो जैसे कि मैंने बताया, किसी से जब वो बना के ही नहीं रखता था तो बाद में फिर साथ भी कौन देगा, अगर आप किसी का साथ नहीं दोगे तो आपका भी कौन देगा। ऊपर से उसके जो सक्सेसर थे वो वीक थे, वो आगे चल के वो जो डिफेंड ही नहीं कर पाए अपने लिए। वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है ना, टाइम टाइम पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते रहते थे। जो औरंगज़ेब था उसके जो आने वाले जो मतलब जो उसके बच्चे थे, बेटे वगैरह थे, उनके साथ साथ जो उसके नॉबल्स वगैरह थे, है ना, उन्होंने भी क्या कर ली थी उसकी डेथ के बाद गुटबंदी कर ली थी कि हाँ भाई कि क्योंकि सबको अगला रूलर बनने की लग जाती थी, ठीक है। जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस ये होता था कि मतलब जो टैक्स मिल रहा है फार्मर से, वो जो जागीरदार है वो अपनी ही जेबें भरे जा रहे हैं पूरी तरह से, वो जो रूलर है उसको पे नहीं कर रहा है, वो वहाँ उसको पैसे नहीं देंगे, खजाना कम पड़ जाएगा, खजाना नहीं होगा तो वो आर्मी कैसे मेंटेन करेगा। ऊपर से जो मराठास थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी दूसरे पार्ट्स वगैरह में, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर। नादिर शाह ने भी इसी टाइम पे क्या कर लिया था, इंडिया में अटैक कर जो किया था, ठीक है ना। और अब्दाली अटैक भी इसी टाइम पे हुआ था, मतलब औरंगज़ेब के बाद ही हो रहा था ये सब। तो एक तो पहले से वीक, ऊपर से जो बाहर से जो फॉरेन इन्वेजन हो रहा था वो अलग से उन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रहा था। इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज़, तो इसमें कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ है जो औरंगज़ेब ने फॉलो की थी। 1659 में उसने क्या किया था, forbade inscription of kalma on the coin, celebration of Nowruz festival, appointment of muhatibs and regulator of moral character, ठीक है ना। तो अपने जो कॉइन्स वगैरह थे उस पर उसने जो कलमा था उसके बारे में लिखवाया था, और एक जो फेस्टिवल था, नॉर्वेज फेस्टिवल था, मतलब तो उसने ना, सॉरी, ये लिखवाया नहीं था, लेकिन उसने क्या किया था, इन सब चीज़ों को बंद करवा दिया था, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट्स थे, जो मुहातिब्स के जो अपॉइंटमेंट होते थे, जो मॉरल कैरेक्टर को रेगुलेट करते थे, कैरेक्टर को, ठीक है ना, वो सब चीज़ पूरी तरह से क्या करवा दी थी, बंद करवा दी थी, ठीक है। सेकंड है 1663, बैन ऑन सती सिस्टम। सती सिस्टम पर क्या हो गया था, बैन लगवा दिया था। बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल 1668 में। और जो झरोका दर्शन था जो भी अकबर के टाइम पे शुरू किया गया था वो भी बैन करवा दिया था। और जो म्यूज़िक था कोर्ट में उसको भी बैन करवा दिया था, ठीक है ना, कि अब से कोई म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं होगा। 1670 में जो तुलादान होता है ना, जो एम्परर होता है वो अपने वज़न का ही जितना भी उसमें वो गोल्ड सिल्वर जो भी वो अपने वजन के बराबर जो भी चीज़ें, मतलब पहले वो उसको तोलते थे फिर उसके बाद ना वो उसको बांट दिया करते थे, तो वो भी उसने बंद करवा दिया था। और 1679 में क्या हुआ था, जो जजिया था उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस करवा दिया था। औरंगज़ेब के बाद फिर कौन से मुगल आते हैं। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो सबसे पहले आता है वो आएगा बहादुर शाह, ठीक है। ओरिजिनल नाम था इनका मुअज्जम,
और टाइटल था शाह आलम फर्स्ट, ठीक है ना। किंग बनने के बाद जो टाइटल लिया इन्होंने वो शाह आलम फर्स्ट लिया। उसके बाद है जहांदर शाह, ठीक है। जहांदर शाह की जो टाइमिंग है वो है 1712 से 1713, सो एक साल तक के लिए ही रहे थे ये। थ्रोन इनको किसकी हेल्प से मिला था? जुल्फ़िकार, जो जुल्फ़िकार खान था उनकी हेल्प से जो जहांदर शाह थे वो अगले रूलर बन पाए। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जजिया को अबॉलिश कर दिया, ठीक है ना, जजिया ख़त्म कर दिया। फिर एक साल बाद कौन आता है? फारूक शाह, 1739 से 1719। थ्रोन मिला इन्हें सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, ठीक है। मोहम्मद शाह आए फिर 1790 से 1748, और इसी के टाइम पीरियड में 1738 से 39 के बीच में जो नादिर शाह था, जो हमने पढ़ा भी कि जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था, ठीक है। तो वो नादिर शाह ही था जिसने इंडिया को रेड किया था, और वो अपने साथ यहाँ से फिर क्या लेकर गया था? तख्ते तौस, जिसे बोलते थे पिकॉक थ्रोन, ठीक है, और कोहिनूर डायमंड, दोनों चीज़ें ये जो इंडिया में देखने दिखाने लायक थी अपने साथ ले गया था। फिर है अहमद शाह, 1748 से 1754, ठीक है। और जो अहमद शाह अब्दाली था वो नादिर शाह का ही जनरल था। ये दिल्ली की तरफ आया, और जो मुगल थे उन्होंने पंजाब और मुल्तान इसको दे दिया। आलमगीर सेकंड फिर 1754 से 1759। अहमद शाह ऑक्यूपाइड दिल्ली, ठीक है ना। तो अहमद शाह तो पहले दिल्ली को ऑक्यूपाई कर चुका था। लेटर दिल्ली वॉज प्लंडर्ड बाय मराठास, उसके बाद जो बचा कुचा दिल्ली था उसको जो मराठास थे उन्होंने तहस नहस कर दिया। शाह आलम सेकंड, Nazim Khan became very powerful in Delhi, so much that he could not enter Delhi for 12 years, ठीक है। तो ये जो शाह आलम था, ये कम से कम जो ये टाइम था 12 साल का, इसमें वो दिल्ली के अंदर कभी एंटर ही नहीं हुआ। फिर उसकी बात है अकबर सेकेंड। जो अकबर सेकेंड है ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बनकर रह गया था, ये पेंशन पे जी रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद लास्ट है बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है। तो ये लास्ट मुगल एम्परर है, मुगल पीरियड का मतलब ये लास्ट मुगल एम्परर रहेगा, जिसने 1857 की रिवॉल्ट तक भी देखी, ठीक है ना। ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून इन 1858 वेयर ही डाइड इन 1862, ठीक है। और 1857 की रिवॉल्ट में इनको क्या किया था? इनको लीडर बना दिया था, ज़बरदस्ती का लीडर बनाया था वैसे तो। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि अगर ये लीडर बन गया है एक मतलब इस रिवॉल्ट में तो आगे चल के हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए इसको कहाँ भेज देते हैं? रंगून की जेल में भेज देते हैं, और वहाँ पर ये 1862 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। जो मुगल एम्पायर था उसको डिवाइड किया गया था सूबास में, विच वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार, परगना और ग्राम। और सूबा को भी फिर तीन आगे सब डिवीजन में इसको कैटेगराइज कर दिया था, सरकार, परगना और ग्राम। इट ऑल्सो हैड अदर टेरिटोरियल यूनिट्स एज खलीसा, जिसे रॉयल लैंड बोलते थे, जागीर, ठीक है, और इनाम, जो गिफ्टेड लैंड वगैरह होती थी, या फिर जो वेस्ट लैंड होती थी उसको भी इनाम बोलते थे। There were 15 सूबास during Akbar region which later increased to 20 under औरंगजेब region। तो वही तो जो 15 सूबा थे, 15 प्रोविंस थी अकबर के टाइम पे। औरंगजेब के टाइम पे वो कितनी हो गई थी? 20, क्योंकि औरंगजेब ने जो एरिया था वो और ज़्यादा बढ़ा लिया था। सूबा को क्या बोलते थे? जो प्रोविंस था उसको सूबा बोलते थे उस टाइम पे, और इसका जो इंचार्ज होता था वो सूबेदार, निज़ाम, ठीक है ना। और ये कौन होता था? हेड एग्जीक्यूटिव दीवान इंचार्ज ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जो सरकार थी उसको मतलब जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको सरकार बोलते थे, और इसका जो इंचार्ज होता था उसको फौजदार बोलते थे, ठीक है। जो परगना है, ताल्लुका को परगना बोलते थे, और इसका जो इंचार्ज है उसको सिकदार बोलते थे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था ये। उसके बाद ग्राम, विलेज को बोलते थे, और मुकद्दम, और इसका हेड कौन होता था? जो कि मुकद्दम और जो पटवारी वगैरह वो उसका जो अकाउंट था वो सब देखा देखा करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो अकबर है उसने मनसबदारी को इंट्रोड्यूस किया था। मनसबदारी सिस्टम हमने पहले भी देखा था कि क्या होता है। मनसब एक तरह की रैंक होती थी उस समय, और जो मनसबदारी होता था वो उसमें दोनों तरह के काम होते थे, सिविल भी और मिलिट्री भी। जितनी भी नॉबिलिटी होती थी वहाँ पर, जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती थी, सबकी अपनी कुछ मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी पावर उनको दी जाती थी, और सबको एक मनसब मतलब एक रैंक दी जाती थी, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाता था? जो ज़ात और जो सवार थे वो दिए जाते थे। जो ज़ात होती थी वो एक पर्सनल रैंक होती थी, एक पे स्टेटस होता था, है ना, कि उनको कितनी जो उनकी पर्सनल रैंक है उसके अकॉर्डिंग ही उनको पे किया जाता था। और सवार का मतलब क्या होता था कि उनको कितने नंबर ऑफ हॉर्समैन को प्रोवाइड करना है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो दो चीज़ें होती थी, रैंक के अकॉर्डिंग होती थी।
जिसकी जितनी अच्छी रैंक होती थी उसको उतने ही अच्छे जो ज़ात और सवार है वो उसके नंबर्स बढ़ जाते थे। मनसबदार वर ऑफ 3 कैटेगरी, मनसबदार, आमिर और आमिर उम्दा। ठीक है, तो मनसबदार को 3 कैटेगरी में बांटा था, इसको भी मनसबदार, आमिर और आमिर उम्दा। अकॉर्डिंग टू पे मोड दे वर ऑफ 2 टाइप्स, नकदी एंड जागीरदारी। तो जो उनका पे मोड होता था, मतलब जो उनकी सैलरी वगैरह जिस तरह मिलती थी वो दो तरह से मिलती थी, या तो नकदी या फिर जागीरदारी। नकदी में जो कैश फॉर्म में होती थी, और जो जागीरदार जो कि क्या होता था कि जैसे जागीर दे दी किसी को, कोई लैंड का पार्ट दे दिया, इस तरह से चीज़ें चलती थी। ठीक है, बाकी हम जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।